हेलो, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि ओरिजिन और हिस्ट्री क्या है इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर देख रहे हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसका इतिहास कहाँ से है, इसके उत्पन्न होने का। तो हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में दो ब्रांच में हमारा अर्थशास्त्र बटा हुआ है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये दो भागों में बटा हुआ है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहां पर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखने वाले हैं जिसको हम लोग हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये हमारा पहले का ही कंसेप्ट, इसके बाद ही हम लोग कभी भी समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स दरअसल वो शाखा है, वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स का जो स्टडी करता है पूरे इकोनॉमी को। अब देखिए हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो स्कोप आप लोगों ने देखा होगा, तो इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग कहते हैं कि ये किसी भी इकोनॉमिक का माइक्रोस्कोपिक स्टडी करता है। अब माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने का मतलब क्या है? ये छोटे छोटे रूप में किसी भी इकोनॉमी के इकोनॉमिक एजेंट्स को देखता है। जैसे वो किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति के बारे में पढ़ता है, किसी एक फर्म के बारे में पढ़ता है, तब हम लोग कहेंगे कि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। वहीं जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक साथ सारे को पढ़ते हैं। हम लोग कुल योग निकालकर उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे अगर हम लोग को मान लीजिए कि इन्फ्लेशन देखना है, तो इन्फ्लेशन किसी एक का तो नहीं होता है, किसी एक जगह का तो नहीं होता है, ये पूरे के पूरे कंट्री का होता है। तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? ये पूरे इकोनॉमी का एक इन्फ्लेशन निकल कर आता है, तो इसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ऐसा ब्रांच है इकोनॉमिक्स का जो पूरे इकोनॉमी के बिहेवियर को पढ़ता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कि इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज the behavior of whole economy, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में ये स्टडी करता है और बतलाता है। वहीं हम लोग एक एक इकाई के बारे में जब बात करेंगे तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब ये पूरे इकोनॉमी के बारे में पढ़ता है तो इसमें हम लोग किस किस कंसेप्ट को पढ़ सकते हैं? इसमें हम लोग देख सकते हैं जैसे इन्फ्लेशन जिसको हम लोग कहते हैं मुद्रास्फीति। फिर हम लोग कह सकते हैं कि प्राइस लेवल क्या है। ठीक है, प्राइस लेवल का मतलब है कि हमारा कीमत क्या है। उसके बाद हम लोग अगर मान लीजिए कि पूरे इकोनॉमी का अगर हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, तो ये भी पूरे कंट्री का आएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। और हमें अगर देखना है कि जीडीपी, तो जीडीपी का भी कंसेप्ट इसमें आएगा। हमारा नेशनल इनकम का कंसेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। तो जिसमें भी हम लोग एग्रीगेट पढ़ते हैं, हम लोग एक बड़े स्तर पर कभी भी स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो इसके बारे में कहा जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो शुरू हुआ है वो एक्चुअली में जॉन मायनार्ड कीन्स, जिनको हम लोग J.M. कीन्स कहते हैं, उन्हीं से शुरू हुआ है, जो कि 1930s में उनकी एक किताब आई थी। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि 1930s में J.M. कीन्स जब आए तो उसके बाद ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट शुरू हुआ। तो किसके बारे में बोल रहे हैं, किनके आने के बाद हुआ?
J.M. कीन्स, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हिस्ट्री हम लोग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखेंगे। तो अब यहाँ पर जैसे गवर्नमेंट है, सरकार है या बिजनेस है, तो इन लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या क्या फायदा है या क्या क्या स्टडी करने के लिए मिलता है। जैसे अगर हम लोग गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट को मैक्रो ये समष्टि अर्थशास्त्र का जो भी सिद्धांत है, जो भी थ्योरीज है, उनके द्वारा इन लोगों को मदद मिलती है कंस्ट्रक्ट करने में डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज को, मॉनेटरी पॉलिसी जिसको हम लोग मौद्रिक नीति कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी जिसको हम लोग राजकोषीय नीति भी कहते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स किस किस चीज में हेल्पफुल है, ठीक है। गवर्नमेंट की अगर बात करें तो ये किस किस चीज में ये हेल्प करता है हम लोगों को बनाने में, क्या बनाने में और इवेल्युएट करने में कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगा। उसके बाद हमारा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगा, या हमारा फिस्कल पॉलिसी क्या होगा। तो ये सारा गवर्नमेंट को हमारे हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करने पे। अब देखिए इकोनॉमिक पॉलिसी हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो या फिस्कल पॉलिसी हो, ये सारा टॉपिक किसका हो गया, ये सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में हो गया। तो हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी भी पढ़ेंगे इसमें, फिस्कल पॉलिसी भी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही पार्ट में पढ़ेंगे। अब अगर आप लोगों को सपोज एक इम्पॉर्टेंट है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन किसी भी इकोनॉमी में फ्रेम करता है, तो वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक जो होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रही है। तो इंडिया में अगर पूछा जाए कौन मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है, मौद्रिक नीति कौन बनाता है, तो ये आरबीआई हो जाएगा। और अगर फिस्कल पॉलिसी पूछे कि कौन बनाता है, तो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है। तो इंडिया में अगर फिस्कल पॉलिसी पूछा जाए कौन बनाता है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस बनाती है, जो इंडियन गवर्नमेंट की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है। अगर हम लोग बिजनेस के बारे में मान लें तो बिजनेस में क्या हेल्प करता है। अब बिजनेस में मान लीजिए हम लोग इन्फ्लेशन को पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई को पढ़ते हैं, जो कि हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में और आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो इस सारा चीज क्या होता है, हेल्प करता है किसी भी बिजनेस को अपना एक स्ट्रैटेजी बनाने में। किस चीज की स्ट्रैटेजी बनाने में, कि हम लोग कैसे डोमेस्टिक मार्केट जो हमारा मार्केट है, या अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट में जाना चाहें, बाहर देशों में जाना चाहें, तो किस तरह का हम लोगों को स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। तो हम लोगों को बिजनेस में क्या हेल्प मिलेगा, बिजनेस में ये हेल्प करता है स्ट्रैटेजी बनाने में। किसके लिए, फॉर डोमेस्टिक, की डोमेस्टिक में क्या स्थिति है, डोमेस्टिक मार्केट में एंड ग्लोबल मार्केट, ठीक है। तो ये हेल्प मिलता है हमारे बिजनेस में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली में है क्या, दरअसल है क्या, ये है एग्रीगेट का स्टडी, ये है एवरेज का स्टडी। इसमें हम लोग प्राइस लेवल को देखते हैं, जिसको हम लोग मूल्य स्तर कह सकते हैं। इसमें हम लोग वेज लेवल को, वेतन के स्तर को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि टोटल एम्प्लॉयमेंट क्या है इकोनॉमी में, नेशनल इनकम क्या है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और सिंपली इनकम एनालिसिस भी कहते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को और हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सिंपल में इनकम एनालिसिस, या ठीक है इनकम एनालिसिस भी कहते हैं, या थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये भी कहते हैं, या तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग इनकम एनालिसिस भी कहते हैं, या तो हम लोग थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग की हिस्ट्री क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो अब हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, आखिर मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू कहाँ से हुआ। तो जब हम लोग बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, जब हम लोग बात करें प्राइसेस की, जब हम लोग बात करें ग्रोथ की, ट्रेड की, तो ये सारा जो है 1700 से शुरू हो गया था। तो जब हम लोग एक्चुअली में कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो हम लोग कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है वो किस इकोनॉमिस्ट से शुरू हुआ, J.M. कीन्स,
ठीक है, जेएम कीन्स के द्वारा स्टार्ट हुआ। और ये किसमें स्टार्ट हुआ? ये इनकी एक किताब थी, ये आप लोग याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, तो ये बुक थी जिसके कारण जेएम कीन्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स में काफी ज्यादा रोल आया। और ये जो बुक थी ये पब्लिश हुई थी 1936 में। ठीक है, 1936 में ये पब्लिश हुई थी। तो यहाँ पर जेएम कीन्स का जो थ्योरी आता है वो एडम स्मिथ के बाद आता है 1930s में, जब पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी जो थी, विश्व की अर्थव्यवस्था जो थी वो ग्रेट डिप्रेशन से जूझ रही थी। तब इनके कंसेप्ट को, थ्योरी को लॉजिकल बताया गया था। तो ये जो टर्म मैक्रो आया है, ये टर्म मैक्रो कहां से आया है? ये टर्म मैक्रो या माइक्रो, दोनों टर्म, अगर हम लोग माइक्रो की बात करें या मैक्रो की बात करें, ये दोनों टर्म कौन दिए हैं? ये दोनों टर्म दिए हैं रैगनर फ्रिश। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि मैक्रो, ठीक है, या और माइक्रो टर्म ये कौन दिए हैं? ये टर्म दिए हैं रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, रैगनर फ्रिश। और ये किस ईयर में दिए थे? 1933 में इन्होंने टर्म दिया था माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो एक्चुअली अगर हम लोग बात करें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ओरिजिनेट कब से हुआ, तो ये मर्केंटाइलिस्ट के टाइम से ही स्टार्ट हो गया था, जो कि हमारा 16th एंड 17th सेंचुरी में था। और वहां पर क्या था? ये पूरे इकोनॉमी के बारे में कंसर्न था, पूरे इकोनॉमी को एक साथ देखता था कि कितना हमारा गोल्ड है, कितना हमारा, और ये लोग मानते थे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होगा कि जितना ज़्यादा हमारे पास गोल्ड सिल्वर होगा और जितनी बड़ी हमारी आर्मी होगी। तो ये हमारा कंसेप्ट जो है ये यहाँ पर से आया है, जेएम कीन्स से आया है, जिसमें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसका स्कोप क्या है और इसका इंपॉर्टेंस मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है, इसका मतलब इसका महत्व क्या है और इसका दायरा क्या है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला पॉइंट है, इसमें हम लोग समझते हैं कि इकोनॉमी कैसे वर्क करता है, कैसे इकोनॉमी काम करता है। तो हम लोग पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी, इसमें हम लोग समझते हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था जो है किस तरह से कार्य करता है। अब जैसे मान लें कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है, जो मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, वो रिलेटेड होता है किससे? वो होता है हमारे कुल कहते हैं आय से रिलेटेड होता है, टोटल इनकम से होता है, हमारा आउटपुट कितना हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन कितना हो रहा है उससे रिलेटेड होता है, हमारा एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होता है, और कि क्या प्राइस लेवल चल रहा है इकोनॉमी में उससे रिलेटेड होता है। तो वेरिएबल्स जो भी हो, वेरिएबल्स जिसको हम लोग चर कहते हैं, हम लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में इसे समझे भी थे। तो जो भी मैथमेटिकल ये वेरिएबल्स होते हैं उन लोगों को हम लोग मापते हैं, उन लोगों को मेजर करते हैं, और मेजर करने के बाद क्या होता है, हम लोगों को पॉसिबिलिटीज मिलती है और हम लोगों को समझ में आता है कि आखिर इकोनॉमी किस तरह से किस दिशा में जा रही है। तो उससे हम लोग पॉलिसी बना सकते हैं कि कौन सा पॉलिसी होगा जिससे कि हमारा इकोनॉमी का फायदा होगा और वो किस तरह से वर्क कर रहा है, क्या वो इन्फ्लेशन में है, क्या वो डिफ्लेशन में है, क्या हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अच्छे से हो रहा है। तो ये सारी जानकारी हम लोगों को मिल जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी करने से। अब अगर हम लोग दूसरा पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोगों को ये पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, तो अब पॉलिसीज में हम लोगों को ये कैसे हेल्प करता है। अब जो गवर्नमेंट होती है वो, जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज की, जो ज़्यादा
डेवलप्ड नहीं है, तो उनके सामने कई सारे दिक्कतें होती हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन होता है वहाँ पर इन्फ्लेशन रहेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो ये सारे को ठीक करना जो होता है गवर्नमेंट का सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रायोरिटी रहता है। तो अब किस तरह की पॉलिसीज को अपनाया जाए जिससे कि इन्फ्लेशन को हम लोग घटाएं, तो उसके लिए वो क्या करेगी, उसके लिए ये वो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करेगी। कौन सा पॉलिसी बनाए जिससे कि पॉपुलेशन को हम लोग रिड्यूस कर सकें, जो ज़्यादा पॉपुलेशन हो रहा है, किस तरह से हम लोग ट्रेड को ज़्यादा मोटिवेट करके ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं और इंपोर्ट को घटा सकते हैं। तो ये सारे कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब इसी के अंदर हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि किस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कभी भी किसी गवर्नमेंट को। जैसे हम लोग सपोज मान लेते हैं जनरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो किन्सियन का जो थ्योरी होता है वो एक्सप्लेन करता है कि जनरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या इकोनॉमी में जो होता है वो डिपेंड करता है किस पर, वो डिपेंड करता है इफेक्टिव डिमांड पर। अब इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, इफेक्टिव डिमांड वो पॉइंट होता है जहां पर कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल हो जाता है, दोनों का फंक्शन हमारा इक्वल होता है। ये हम लोग आगे चलकर मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट में डिटेल में देखेंगे। तो इनका क्या कहना है, कीन्स का इनका कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो बेसिकली होता है उसका कारण है कि हमारा इफेक्टिव डिमांड कम हो जाता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड हमारा अनएम्प्लॉयमेंट होता है और दूसरा कोई कारण नहीं है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जनरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कीन्स क्या कहते हैं, कीन्स कहते हैं कि जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जो हमारा रोजगार का स्तर है, वो किस चीज पर निर्भर करेगा, वो निर्भर करेगा हमारे इफेक्टिव डिमांड पर। और इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, इफेक्टिव डिमांड वो पॉइंट होता है जहां पर कि एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन दोनों इंटरसेक्ट करता है। तो इसीलिए कीन्स कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का कारण केवल और केवल डेफिशिएंसी मतलब इफेक्टिव डिमांड में कमी है। ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा ये पॉइंट जनरल अनएम्प्लॉयमेंट का। दूसरा है नेशनल इनकम, जिसको हम लोग राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। ठीक है, तो जनरल ये नेशनल इनकम भी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इसमें हम लोग पूरे इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को देखते हैं और इवैल्यूएट करते हैं किसके जरिए, नेशनल इनकम के जरिए, राष्ट्रीय आय के जरिए। अगर राष्ट्रीय आय हमारा बढ़ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि इकोनॉमी हमारा आगे जा रहा है, और राष्ट्रीय आय घट रहा है तो हम लोग कहेंगे कि इकोनॉमी हमारा नीचे जा रहा है। और हम लोग इसी राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम के जरिए ही हम लोग फोरकास्ट करते हैं, हम लोग बतलाते हैं कि आगे इकोनॉमी हमारा कहाँ जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को समझ में आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किस सेक्टर में ज़्यादा हो रही है, क्या हम लोगों के प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, उसका शेयर क्या है नेशनल इनकम में, हमारे सेकेंडरी सेक्टर का या टर्शियरी सेक्टर का क्या रोल और क्या शेयर है हमारे नेशनल इनकम में। और इसी से हम लोग अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को भी जान सकते हैं। हम लोग ये भी जान सकते हैं कि कितना डिफरेंस है, कितना अमीर लोगों में और गरीब लोगों में कितनी डिस्पैरिटी है, कितनी इनइक्वालिटी है। ये सारे के भी हम लोग इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी जब हम लोग नेशनल इनकम का करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसको हम लोग आर्थिक वृद्धि भी कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये आर्थिक वृद्धि में किस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। अब ये क्या होता है, ये बेसिस है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक ग्रोथ की। और ये क्योंकि ये बताता है कि हमारे पास पूरे देश में, पूरी अर्थव्यवस्था में क्या क्या रिसोर्सेस हैं, क्या क्या साधन उपलब्ध हैं और उनसे किस तरह का हम लोग प्रयोग करके आगे जा सकते हैं। इससे हम लोग प्लान बनाते हैं कि ओवरऑल इंक्रीज जो नेशनल इनकम में हो रहा है, आउटपुट में हो रहा है या एम्प्लॉयमेंट में हो रहा है, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को या इकोनॉमिक ग्रोथ को और तेज गति से हम लोग बढ़ा सकें। तो ये हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। नेक्स्ट है, जब मॉनेटरी प्रॉब्लम्स होता है तब हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। तो इन मॉनेटरी प्रॉब्लम्स
मतलब यहाँ बात मुद्रा की हो रही है, मनी की बात हो रही है। तो जब मॉनेटरी प्रॉब्लम्स होता है या मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है तो वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। अगर मान लीजिए कि वैल्यू ऑफ मनी में चेंज आ गया, वैल्यू ऑफ मनी में चेंज कब आता है? इन्फ्लेशन में आता है या डिफ्लेशन हो जाता है, तो इससे इकोनॉमी में कई सारे इफेक्ट आते हैं। आप लोग जानते हैं, आप लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, कि इन्फ्लेशन में प्राइस राइज हो जाएगा तो उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। डिफ्लेशन आ जाता है तो प्राइस उसमें नीचे चला जाता है तो उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है पूरे इकोनॉमी पे। तो अब किस तरह से इकोनॉमी को इन्फ्लेशन से या डिफ्लेशन से बचाया जाए या निकाला जाए, ये डिपेंड करेगा मॉनेटरी पॉलिसी पे कि आरबीआई कौन सा मेजर लेती है, क्या मेजर लेती है जिससे कि इकोनॉमी में इम्पैक्ट ना पड़े हमारे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का, जिसमें सीआरआर हो सकता है, जिसमें हमारा बैंक रेट में चेंजेस हो सकता है, रेपो रेट में चेंजेस हो सकता है, रिवर्स रेपो रेट में चेंजेस हो सकता है। तो कई सारे टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के जिसको इस्तेमाल करके इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाई जाती है। तो ये सारा हम लोग देखेंगे, जब मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे तो उसमें कि क्या होता है। तो ये सारे चीज आ जाते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज में कि क्या क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। तीसरा पॉइंट है कि हम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स इसमें भी हेल्प करता है कि जान सकें कि बिहेवियर क्या होता है इंडिविजुअल यूनिट्स का। तो थर्ड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, टू अंडरस्टैंड the behavior of इंडिविजुअल यूनिट्स। देखिए, कभी भी डिमांड जो किसी भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट का है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? कुल मांग पर डिपेंड करेगा। एग्रीगेट डिमांड क्या है इकोनॉमी में, उस पर डिपेंड करेगा। जब तक कि डेफिशिएंसी एग्रीगेट डिमांड में नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग समझ सकें कि डिमांड में जो गिरावट आई है वो किस कारण से आई है। अब हो सकता है कि डिमांड में गिरावट प्राइस के बढ़ने से आई है, और प्राइस जो बढ़ा है वो कॉस्ट के कारण बढ़ा है कि कॉस्ट जो इनपुट का है उसका कॉस्ट ही बढ़ गया है। तो हम लोग एनालाइज नहीं कर सकते हैं बिना एग्रीगेट डिमांड को, इंडिविजुअल डिमांड को पढ़े कि आखिर क्या कारण है जिस कारण से हमारा एग्रीगेट डिमांड में बढ़ोतरी या कमी आ रही है। तो ये था हमारा स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का लिमिटेशन क्या है। तो जब हम लोग लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमारे 3 लिमिटेशंस हैं। पहला लिमिटेशन हम लोग कहेंगे कि ये पॉलिसी है, इसका फॉल्स है कंपोजिशन ही। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? फैलेसी इन कंपोजिशन। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि रचना, हिंदी में अगर कहें तो इसको कहेंगे रचना का भ्रम। तो इसमें फॉल्सी इन कंपोजिशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एग्रीगेट इकोनॉमिक बिहेवियर जो होता है वो सम होता है पूरे इकोनॉमी का, लेकिन जो पूरे इकोनॉमी के लिए सही है वो जरूरी नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल के लिए सही हो। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी तक में हम लोगों ने क्या देखा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है एग्रीगेट, सभी को, कुल को मिलाकर जब हम लोग उसके सम को निकालते हैं तो वो निकल कर आता है। अगर मान लेते हैं कि पूरे इकोनॉमी के सारे इंडिविजुअल्स का हम लोग जोड़ लेते हैं इनकम और कहते हैं कि ये नेशनल इनकम है इकोनॉमी का हमारे, और अगर हम लोग देखें कि नेशनल इनकम बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे इंडिविजुअल्स का इनकम बढ़ रहा है। हो सकता है 10% ऑफ पीपल, जो 10% लोग हैं, ऊपरी अमीर लोग हैं, केवल उनका इनकम बढ़ रहा है और लोगों का इनकम घट रहा है, जिस कारण से हम लोगों को क्या दिख रहा है कि नेशनल इनकम में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन क्या हर एक व्यक्ति का बढ़ रहा है आय? नहीं बढ़ रहा है। तो इसीलिए इसका जो कंपोजिशन है ये कई बार हम लोगों के अंदर भ्रम भी पैदा करता है। अगर हम लोग कहें कि नेशनल इनकम बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे हर व्यक्ति का इनकम या आय हमारा बढ़ रहा है। उम्मीद है ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है टू रिगार्ड
एग्रीगेट्स एज होमोजीनियस। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है एक प्रकार का, एक तरह का या सजातीय हम लोग कह सकते हैं। तो यहां पर हम लोग एग्रीगेट के बारे में बोल रहा है, जिसको हम लोग सम कह सकते हैं, हर एक चीज का सम हम लोग उसको कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं सकल। सकल भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं एग्रीगेट के लिए। तो मेन डिफेक्ट अगर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में बात करें, मैक्रो एनालिसिस के बारे में बात करें, तो वो ये है कि वो मानता है कि जो भी एग्रीगेट है वो होमोजीनियस है, और इसमें ये बिल्कुल नहीं देखता है कि उसका कंपोजिशन, वो बना किस तरह से है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि एवरेज वेज के बारे में बात करें, तो ये क्या होगा एवरेज वेज? हम लोग सारे ऑक्यूपेशंस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी लोगों का वेज को जोड़ देंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से, तो हम लोगों को एवरेज वेज निकल कर आ जाएगा। लेकिन अब हम लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट किस चीज पे? एग्रीगेट अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर ऑफ वेज कैसा है। अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर में हम लोगों को कम रुपया मिलता है तो कम लोग चाहेंगे वहां पर जाकर काम करना। अगर आईटी कंपनीज में ज्यादा सैलरी है तो लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा वहां जाकर काम करें। तो एवरेज सैलरी या एवरेज वेज हर जगह एक नहीं होगा। आईटी कंपनी में जाएंगे तो वहां ज्यादा होगा, एग्रीकल्चर में जाएंगे तो वहां कम होगा। तो एवरेज वेज की अगर हम लोग किसी इकोनॉमी का एवरेज वेज निकालें तो वो करेक्टली नहीं दर्शाएगा कि इकोनॉमी का वेज लेवल क्या है। ये हम लोगों को दिग्भ्रमित करेगा, ये हम लोगों को एक तरह का होमोजीनियस नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग मान सकते हैं, और एक एग्जाम्पल अगर मान लें कि समझ लीजिए कि नर्स का वेज जो है बढ़ रहा है और टाइपिस्ट का वेज अगर नीचे जा रहा है, अगर घट रहा है, तो और हम लोग क्या देखेंगे कि एवरेज वेज में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। तो क्या ये सेम है? नहीं है, यहाँ पर होमोजीनिटी नहीं है, इसीलिए हम लोग एग्रीगेट्स को होमोजीनियस यहाँ नहीं मान सकते हैं। ये गलत हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता है, क्योंकि यहाँ पर चूंकि एक का वेज बढ़ रहा है और दूसरे का वेज घट रहा है, तो इस पे एवरेज इनकम में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर फर्क पड़ता है। अब उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा कि टू रिगार्ड एग्रीगेट्स एज होमोजीनियस, होमोजीनियस होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग मानते हैं कि होमोजीनियस है। अब थर्ड पॉइंट है हमारा, एग्रीगेट वेरिएबल्स में नॉट बी इम्पॉर्टेंट। अब इसको, ये क्या होता है, इसमें हम लोग समझते हैं एग्रीगेट वेरिएबल्स may not be important। ठीक है, अब एग्रीगेट वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट नहीं होने का क्या कंसेप्ट है, इसमें सपोज हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं। समझ लीजिए कि किसी कंट्री का नेशनल इनकम दिया हुआ है, जो कि उस कंट्री के सारे इंडिविजुअल्स के, सारे लोगों के इनकम का जोड़ है, तो उसी को हम लोग नेशनल इनकम भी कहेंगे। अगर सपोज कि नेशनल इनकम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल का इनकम भी बढ़ा है। वो राइज इन नेशनल इनकम जो होगा वो हो सकता है कि कुछ रिच पीपल के ही इनकम बढ़ने के कारण हुआ हो। तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि जब कुल एग्रीगेट वेरिएबल जो होता है वो जरूरी नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट हो सकता है वो सही इंफॉर्मेशन हम लोगों को नहीं दे रहा हो। तो ये था हमारा लिमिटेशंस मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। थैंक यू।